बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो है एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर। एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर को हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर होता क्या है। एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर हमारे पास एक एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है दैट अकर्स आफ्टर एपिसोड्स ऑफ ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर है उससे पहले हमारे पास एक सोर थ्रोट टाइप इन्फेक्शन हो रहा है जो कि कॉज कर रहा है बैक्टीरिया ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास एक इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं एज एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर। अब इस डिज़ीज़ में होता क्या है हम आगे अपने इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर हमें एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर देखने को मिलता है। जो मोस्ट कॉमनली हमें एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर देखने को मिलता है वो चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। बहुत एज जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक एज ऑफ बिटवीन 5 एंड 15 ईयर्स उनके अंदर देखने को मिलता है या फिर हमें यंग एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इंक्रीजिंग एज जो है ना इंसिडेंस ऑफ एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर वो डिक्रीज़ होता जाता है। ज़्यादा इंसिडेंस किन में होता है? चिल्ड्रन में। उसके अलावा जो इंसिडेंस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है वो विद द पैसेज ऑफ 1 साल भी आपकी एज में इंक्रीज़ हुआ है तो आपके अंदर एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर का चांस जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे हम डिस्कस करने लगी हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर। मैंने बताया लिखा हुआ है जैसे मैंने मेंशन किया कि ये एक इम्यून मीडिएटेड डिलेड रिस्पॉन्स है टू इन्फेक्शन विद स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई विच हैव एंटीजेंस दैट क्रॉस रिएक्ट विद कार्डिक मायोसिन एंड सैक्रोलिमल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इस सारी बात का मतलब क्या है? इस सब बात को लिखने का बेसिकली मतलब ये है कि हम कर रहे हैं कि हमारे पास ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बेसिकली जनरेट हुआ कैसे। हमने कहा कि हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ओवर क्राउडिंग या पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं तो वहाँ पे अगर किसी एक भी पेशेंट को, किसी एक भी बच्चे को सोर थ्रोट टाइप इन्फेक्शन होता है, फ्रेंजाइटिस टाइप इन्फेक्शन होता है तो वो क्लोज रहने की वजह से बहुत ज़्यादा आबादी एक छोटे से एरिया में जब रहेगी तो आपस में उनका ट्रांसमिशन जो है ना वो जल्दी होगा। ससेप्टेबल होस्ट से मुराद ये है कि कोई जेनेटिक्स है पेशेंट की जेनेटिक्स में इस तरह का इन्फेक्शन होना मौजूद है। ट्विन्स हैं हमारे पास, एक घर में मौजूद ट्विन्स हैं तो भी उनके अंदर ये जो है ना इन्फेक्शन के स्प्रेड के चांसेस ज़्यादा हैं। इन सबसे होगा क्या कि जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई वो मूव कर जाएगा विद इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। वहाँ पे जाके वो सोर थ्रोट कॉज करेगा और उसकी वजह से हमारे पास फर्स्ट अटैक ऑफ एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर होगा। जब फर्स्ट अटैक ऑफ एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर होगा ये इग्नोर हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा, फेरेंजाइटिस रिजॉल्व हो जाएगी और जो फ़ीवर है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो हमें एज सच नॉर्मल प्रेजेंट होगा। लेकिन फिर कुछ ही अर्सा लाइक विद इन 3 वीक्स जो है पेशेंट को रिकरेंट अटैक होगा रिमेटिक फ़ीवर का। और अगर ये तब भी जो है अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं आता, कोई ट्रीटमेंट पर्टिकुलर नहीं रहता तो वो हमारे पास मूव ऑन कर जाएगा टूवर्ड्स अ रिमेटिक हार्ट डिजीज़ जो कि हमारे पास चैलेंजिंग कंडीशन है। मे बी इट बिकम्स इरिवर्सिबल कंडीशन क्योंकि एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर में, एक्यूट रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में तमाम की तमाम लेयर्स जो है हार्ट की उनकी कार्डाइटिस हो जाती है, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बैक्टीरिया है क्या चीज़, वो कर क्या रहा है जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी के अंदर इतने अजीबोगरीब से प्रोसेसेस होने लगे हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है ये इसके अंदर मौजूद होता है एक प्रोटीन। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन इसके अंदर मौजूद है एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं एम प्रोटीन। ठीक है, यही जो एम प्रोटीन है या सिमिलर प्रोटीन हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में, डिफरेंट ऑर्गन्स में मौजूद होता है जिनमें हमारे पास मेजर जो प्रायोरिटी में आते हैं वो हार्ट है, स्किन है, ब्लड वेसल्स हैं। तो क्या होगा कि एम प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है सिमिलर टू दैट प्रोटीन दैट इज़ फाउंड इन हार्ट, ब्लड वेसल्स, जॉइंट्स। सो इस प्रोटीन के एंटर होने के बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है बॉडी का वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारे पास जो एम प्रोटीन है वो एक्ट एज एन एंटीजन करेगा, बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और इस प्रोटीन की फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका बेसिकली मकसद ये है कि जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई ये हमने एक हाइपोथेटिकल हार्ट बना लिया कि हार्ट की जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स हैं उनके ऊपर हमारे पास जो है एम प्रोटीन मौजूद है। अब बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से बैक्टीरिया फॉरेन सब्सटेंस है बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, उसकी मौजूदगी की वजह से क्या हो रहा है बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है अगेंस्ट एम प्रोटीन विच इज़ एक्टिंग एज एन एंटीजन। सो दैट सिमिलर एम प्रोटीन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द हार्ट लाइक दिस।
The antibodies that are produced against the M protein of bacteria now act on the M protein of the heart muscles or the skin muscles or the blood vessels, and here an antigen antibody reaction takes place, which is very dangerous for the body, which is also known as an autoimmune mechanism that destroys the body's own protein. हमने एक फ्लोशीट डायग्राम बना ली कि हमारे पास कॉज क्या हुई. बेसिकली हमारे पास बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकॉक्साई ने बॉडी में एंट्रेंस ली, स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट हो गया, फेरेंजाइटिस ट्रीट हो गई, रिजॉल्व हो गया. लेकिन अब फेरेंजाइटिस के कुछ ही अरसे बाद लाइक विद इन 3 वीक्स हमारे पास पोस्ट फेरेंजियल इन्फेक्शन होता है. उसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास एम प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो एम प्रोटीन्स जो थे हमारी बॉडी के और भी ऑर्गन्स में मौजूद थे, लाइक हार्ट, मसल्स, ब्रेन, ब्लड वेसल्स एंड स्किन में वो मौजूद थे. तो जब एम प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, वो नॉर्मल जो बॉडी के अंदर मौजूद एम प्रोटीन है उसके साथ इंटरैक्ट करेंगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और सेल जो हमारी अपनी बॉडी है वो अपने ही प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी. तो क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बैक्टीरियल सेल एंटीजन. इन्होंने डिस्ट्रॉय किया कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, जॉइंट्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. यहाँ पे फिर हमारे पास वही जो मैंने आपको बताया कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा. एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद रूमेटिक फीवर लाइक कार्डिक डैमेज एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक पोलियोआर्थराइटिस जो है ना वो जनरेट कर जाएंगी. कार्डियक डैमेज जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी हार्ट की लेयर्स हैं उनके अंदर एम प्रोटीन मौजूद है. बैक्टीरिया भी जो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें भी एम प्रोटीन था जिसने एंटीजन के तौर पे एक्ट किया. हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए अगेंस्ट दैट एम प्रोटीन. वो एम प्रोटीन नॉर्मली हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में मौजूद था. एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई एम प्रोटीन के अगेंस्ट उसने जाके नॉर्मल जो एम प्रोटीन था हमारी बॉडी का उसको डिस्ट्रॉय किया. हार्ट के अंदर डिस्ट्रॉय किया तो कार्डाइटिस कॉज करा दी, जॉइंट्स के अंदर जाके डिस्टर्ब किया तो पोलियोआर्थराइटिस कॉज करा दी. तो मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल सी पिक्चर दिखा दी, लेकिन अब ये जो हमारे पास जॉइंट की पिक्चर है इसमें ये हमारे पास मौजूद है साइनोवियल शीथ. ये पूरी की पूरी जो हमारे पास लेयर नज़र आ रही है ये हमारे पास साइनोवियल शीथ है. ठीक है, इस साइनोवियल शीथ के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ होता है एम प्रोटीन. इस एम प्रोटीन के मौजूदगी की वजह से ये एम प्रोटीन जो है बैक्टीरिया की वजह से जो ये एम प्रोटीन ओरिजिनली मौजूद है वो एज एन एंटीजन एक्ट करता है फॉर आवर बॉडी एंटीबॉडीज़. तो जो हमारी बॉडी के अंदर एम प्रोटीन जो कि बैक्टीरिया का था उसके अगेंस्ट जो प्रोड्यूस हुई थी एंटीबॉडीज़ वो आके इसको डिस्ट्रॉय करेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद एम प्रोटीन है. उसकी वजह से जो ये हमारा पूरा जॉइंट है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. आर्थराइटिस की कॉज जो है ना वो इस तरह जनरेट होगी कि यहाँ पे जो मौजूद एम प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी और हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म जो है वो जनरेट हो जाएगा. कि अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास जो है एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर का पेशेंट हमें किस तरह क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर उसको डायग्नोस करना है. क्लिनिकल फीचर्स पे डायग्नोस करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था वो ये था कि जो एज ऑफ द पेशेंट है वो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है. जो चिल्ड्रन होगा, जो बच्चे होंगे वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्टेड केस हमें देखने को मिलेंगे. उनके अंदर अब हमने क्लिनिकल जो फीचर्स हैं वो हमने किस तरह डायग्नोस करना है कि आया ये जो पेशेंट है वो एक्यूट रूमेटिक डिजीज़ का है भी या नहीं. उसके लिए हम फॉलो करते हैं जोन्स क्राइटेरिया को. इसके 2 पार्ट्स हैं, एक मेजर क्राइटेरिया और एक माइनर क्राइटेरिया. मेजर क्राइटेरिया में हमारे पास 5 कार्डिनल फीचर्स आते हैं. इनमें हमारे पास मौजूद है कार्डाइटिस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हार्ट की लेयर्स हैं उनके अंदर एम प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं. जॉइंट्स के अंदर कोरिया, सदनेहम कोरिया, एरिथेमा मार्जिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल. स्किन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, जॉइंट्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, हार्ट की लेयर्स में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है. जहाँ जहाँ बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, जहाँ जहाँ बॉडी में एम प्रोटीन मौजूद है वहाँ पर हमारे पास ये बैक्टीरिया एंटीबॉडीज़ ऑफ द बॉडी एक्ट करेंगी. ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ प्रोड्यूस होगी और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्यूट रूमेटिक फीवर हो जाएगा. अब अगर हमारे पास पेशेंट आता है उसके पास इन मेजर क्राइटेरियाज में से कोई से 2 मेजर क्राइटेरिया और 1 माइनर क्राइटेरिया. माइनर क्राइटेरिया में फीवर है, आर्थ्रेल्जिया एंड सो ऑन, तो हम उसको डायग्नोस कर देंगे एज अ केस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर. या अगर हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है ओनली विद सदनेहम कोरिया and 2 other minor criterias, then we also diagnose it as a case of acute rheumatic fever. अगर हमारे पास single only 1 major criteria तो भी हम उसको diagnose करेंगे as a patient of acute rheumatic fever. अब ये जो हमारे पास 5 कार्डिनल फीचर्स हैं इनको याद करने के लिए हमने एक जो है निमोनिक बना लिया. जोन्स, J रिप्रेजेंटिंग द जॉइंट्स, H हार्ट, बोन्स एंड S is representing the skin. And then moving forward, इस फीचर को याद करने के लिए मेरे पास एक टेबल है जो मैं आपको शो करा हमारे पास मौजूद है. इसके अंदर हमारे पास मेजर मैनिफेस्टेशंस हैं और माइनर मैनिफेस्टेशंस हैं.
ये वही बात जो मैंने आपको बताई, कार्डाइटिस, पोलियार्थराइटिस, कोरिया, एरिथेमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, माइनर मैनिफेस्टेशंस आर हियर एज अंडर. It is very important criteria and it is also an important university question. It will help you in this is a picture which is representing the features or symptoms of acute rheumatic fever. Here it is representing the carditis. Here we have Sydenham chorea. प्रायर sore throat के एटलीस्ट 3 वीक्स के बाद हमारे पास जो है ना पेशेंट एक्यूट rheumatic fever के साथ प्रेजेंट करेगा. ये इस तरह में जॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं. पोलियार्थराइटिस, स्किन के ऊपर नोड्यूल्स हो जाएंगे, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स. एंड ये स्किन के ऊपर जो हमारे पास रैशेस होंगे, रेड रैशेस, तो उनको हम एरिथेमा मार्जिनेटम कहेंगे. और ये एडिमा हो रहा है फीट के अंदर क्योंकि हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है. हार्ट फेलियर की वजह से जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स द ग्रेविटी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, फीट में एक्यूमुलेट हो जाएगा. मोस्टली जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनको क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ होती है उनको रिकमेंड करते हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट लाई ना करें. उनका जो हेड है वो एट लीस्ट 30 डिग्री जो है ना वो हम रेज रखते हैं. इसलिए रेज रखते हैं कि जो एडिमा है ना वो अपर साइड पे ना हो. अगर एडिमा होना भी है तो वो लोअर साइड पे, क्योंकि अपर साइड पे हमारा ब्रेन है वो हमें डैमेज करेगा. आइज़ हैं और जो वेन्स हैं वो इनग्रॉश हो जाएंगे. इट विल ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज आवर ब्रीथिंग. ठीक है, वो कंप्रेस कर सकता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो सकता है. दैट्स वाई जो है ना हम हेड एंड रेज रखते होते हैं. इससे हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो हमें अच्छी तरह याद हो गए कि कार्डाइटिस होगा, सिडेनहम कोरिया, अर्थराइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथेमा मार्जिनेटम. मूविंग ऑन टू पर्स इन्वेस्टिगेशन. अब हमें मालूम है कि जो सारा कुछ प्रोसीजर हो रहा है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है. बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए हम ब्लड कल्चर करवा लेंगे. जब हम ब्लड कल्चर करवाएंगे तो किसी भी किस्म का जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा तो हमारे पास ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स का लेवल रेज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं. तो ब्लड कल्चर में हमारे पास क्या रिपोर्ट्स आएंगी, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, रेस्ड ESR होगा, NC रिएक्टिव प्रोटीन का भी कंसनट्रेशन रेज हो जाएगी. जो हमारे पास एक मेन टेस्ट होगा जिससे हम ब्लड कल्चर के अलावा डायरेक्टली हम ऐसा कौन सा टेस्ट करेंगे कि हमें पता चल जाए कि जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है, तो हम उसके लिए थ्रोट स्वैब कल्चर लेंगे. अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है फ्रेंजाइटिस के, पेशेंट की फ्रेंजाइटिस रिजॉल्व हो चुकी है, तो भी हम जो है थ्रोट स्वैब कल्चर ले लेंगे ताकि एक दफ़ा हम अपने डायग्नोसिस को कंफर्म कर लें. इसके अलावा हम एंटी-स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंटीबॉडीज़ ले लेंगे. इनका ASO टाइटर ले लेंगे. ASO टाइटर अगर हमारे पास पॉजिटिव है, एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है, इट्स मीन्स वी हैव अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द रेडियोग्राफ. रेडियोग्राफ के अंदर हम चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे. चेस्ट एक्सरे में हमें कार्डियोमेगाली मिलेगी. कार्डियोमेगाली के रीज़न यहाँ पे ये होगी, कार्डाइटिस होने की वजह से ऑल द लेयर्स ऑफ द हार्ट आर बिकमिंग इन्फ्लेम्ड. व्हेन दे आर बिकमिंग इन्फ्लेम्ड देयर प्रॉपर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज लॉस्ट एंड दे आर हैव लॉस्ट देयर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सो दे आर नॉट एबल टू पुश द ब्लड as they do normally. So when the heart does not push its blood normally into the aorta, into the pulmonary vessels, then there will be stagnation of the blood in the heart that will lead to the cardiac dilation, cardiomegaly. And also when the blood stagnates in the pulmonary vessel, it will lead to the pulmonary congestion. So on the chest radiograph we will find out that there will be pulmonary congestion and cardiomegaly. Now moving on towards the management of the patient, it is very important कि हमें मैनेज करना चाहिए पेशेंट. मूविंग टूवर्ड्स द मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज कि मुझे ये मेरे लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अब मैंने पेशेंट को डायग्नोस तो कर लिया, लेकिन असल जो मेरा ट्रिकी काम है वो मेरे पास ये है कि जब मेरे पास पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है इमरजेंसी में या वार्ड में मेरे पास प्रेजेंट हो तो मैं उसे मैनेज किस तरह करूँगी. तो मैं इस तरह फर्स्ट स्टेप अपना अचीव करूँगी. जो एक्यूट रूमेटिक फीवर का पेशेंट होगा उसको मैं सबसे पहले जो बात रिकमेंड करूँगी वो होगी बेड रेस्ट. मैं बेड रेस्ट क्यों कराऊँगी? एक्यूट रूमेटिक फीवर की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ऑटो इम्यून जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से उसके जॉइंट्स इफेक्टेड है, उसका हार्ट इफेक्टेड है. हार्ट इफेक्टेड है, जब भी वो थोड़ा सा वर्क करेगा उसके हार्ट को एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ होना पड़ेगा. मैं रेस्ट करवा दूंगी ताकि ना कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो, ना ऑलरेडी डैमेज जो जॉइंट है, ऑलरेडी इन्फ्लेम जॉइंट है, उसमें फर्दर कोई डैमेज हो. ठीक है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ड्रग्स. जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस अवेलेबल है एक्यूट रूमेटिक फीवर के लिए वो है पेंसिलिन. बेंजाइल पेंसिलिन इज़ यूज्ड एज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर. And the patient who are resistant to the penicillin dose or penicillin category, then we will recommend other drugs which are erythromycin, cephalosporin. If the patient is resistant to penicillin, then we will give second line of drugs which are erythromycin and cephalosporin. अब हमारे पास जो पेशेंट मौजूद है एक्यूट रूमेटिक फीवर का, उसको हमने डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दी पेंसिलिन,
लेकिन हम उसको फ़ौरन से अगर हम अपने पेशेंट को ट्रीट किया 3 दिन के लिए वार्ड पे रखा है, हम इन मेडिसिन पे उसको लेके चल रहे हैं और पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ जा रहा है, लाइक विद इन अ वीक पेशेंट जो है वो रिकवर कर चुका है एक्यूट रिमेटिक फीवर से, तो हमने ये ड्रग्स फ़ौरन विड्रॉ नहीं कर लेनी। हमने पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देना है। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट हमने एटलीस्ट मिनिमम 10 डेज़ तक कंटिन्यू रखना है ताकि एनी काइंड ऑफ रिकरेंट अटैक ना हो, क्योंकि अभी हमने पहले बताया कि अगर रिकरेंट अटैक होगा दैट विल लीड टू द रूमेटिक हार्ट डिजीज़ विच इज़ इरिवर्सिबल एंड इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अलॉन्ग विद हम पेशेंट को, अगर हमारे पास पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आर्थराइटिस के मौजूद हैं तो हम उसको एस्पिरिन देंगे, बिकॉज एस्पिरिन एक्ट एज एन एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। एंटी प्लेटलेट थेरेपी में ये हमारे पास जो है एस्पिरिन इन्वॉल्व होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम पेशेंट में तब देंगे अगर हमारे पास कार्डाइटिस के सिम्टम्स हैं, आर्थराइटिस है, बिकॉज इट इज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। अगर हमारे पास पेशेंट जो है कोरिया के साथ प्रेजेंट करे तो हम उसे फिनोबार्बिटल दे देंगे। दिस मैनेजमेंट बेड रेस्ट, पेनिसिलिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस in resistant patient, erythromycin or cephalosporin prophylaxis at least for 10 days. In the patient with the symptoms of arthritis, we will prescribe aspirin and also glucocorticoids for inflammation because they are anti-inflammatory agents. And in the patient with chorea, we will refer phenobarbital. So this is also an important topic, and it is also an important university question. I hope I have covered all the nuances of this topic. If I have left any kind of information that I have not delivered to you, then please let me know. I will add that point in my video too. Thanks a lot for watching my video, and please don't forget to like, share and subscribe. It's a request. Thank you so much. Allah Hafiz.